हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम लोग क्लास 9th के लिए टीजीटी एसएसटी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन के 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है और आज हम लोग इकोनॉमी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस सेट DSSB टीजीटी एसएसटी साथ ही बीपीएससी टीआरई के टीजीटी के लिए मतलब क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। पहला है, निम्नलिखित में से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक कौन से हैं। तो इसमें हो जाएगा भूमि, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी तथा श्रम। ये सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं, तो इसके हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। विमुद्रीकरण के फायदे बताना है। विमुद्रीकरण के फायदे कौन कौन से हैं, तो इसमें पता है। इसमें पहला है कि काले धन को नियंत्रित करता है विमुद्रीकरण, करेक्ट है। आतंक का वित्त पोषण व अवैध गतिविधि पर नियंत्रण करता है, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि बैंक की जमा राशि में कमी व ऋण प्रवाह में कमी आती है, तो इसका तीसरा सही नहीं है। फोर्थ कहता है कि रियल एस्टेट संपत्ति बाजार की दरों में वृद्धि होगी, तो इसका फोर्थ भी गलत है। फिफ्थ कहता है कि कैशलेस या कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा विमुद्रीकरण से, फिफ्थ सही है। सिक्स कहता है कि इससे सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी, तो इसका सिक्स भी गलत है, इसका सही है फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ मतलब ऑप्शन सी। देशों के पारस्परिक जुड़ाव का आयाम नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसमें बताना है धार्मिक, इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सभी देशों के पारस्परिक जुड़ाव के आयाम है, इनमें धार्मिक नहीं शामिल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मानव पूंजी में सहायक कारक नहीं है, और इसमें गरीबी मानव पूंजी में सहायक कारक नहीं है। निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें मानव पूंजी संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा मानव पूंजी में निवेश करके। भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। यह कथन किसका है, तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निर्धनता के आयाम कौन कौन से हैं, तो इसमें आएगा भूखमरी और आश्रय का न होना, करेक्ट है। बीमार आदमी का इलाज न करवा पाना, स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव होना तथा नियमित रोजगार की कमी, ये सभी निर्धनता के आयाम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों को संदर्भित करता है, तो इसमें हो जाएगा सामाजिक अपवर्जन। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और प्राप्त करने का सामर्थ्य, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। खाद्य सुरक्षा किस पर निर्भर करती है, तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर करती है, शासकीय सतर्कता पर निर्भर करती है तथा खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा की गई कार्यवाहियों पर निर्भर करती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी देश की खाद्य सुरक्षा कब सुनिश्चित होती है, जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो और जब सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ की क्षमता हो तथा जब खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो, तो इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। भारत में 500 और 1000 रुपए के जो करेंसी नोट थे उनको कब अमान्य घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 8 नवंबर 2016 को। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कितने कारक आवश्यक हैं, तो इसमें हो जाएंगे 4 कारक आवश्यक हैं। तो पहले कारक में इसमें आएगा, पहले तो आवश्यक होती है भूमि, दूसरा होता है क्या श्रम, ये पहले भी था पहला क्वेश्चन, और तीसरा क्या भौतिक पूंजी आवश्यक है, एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ है मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित विकल्प पर विचार करिए। कहता है कि उपर्युक्त में से नकदी रहित लेन देन की विधि कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा यूएसएसडी मतलब दुकानों पर पीओएस, यूपीआई कार्ड, गिफ्ट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर, नेफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली तथा चेक, इसमें होंगे ऑल ऑफ द अबव क्योंकि ये सभी नकदी रहित लेन देन की विधियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला कहता है कि जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी सेक्टर की गतिविधि कहते हैं, करेक्ट है ये। दूसरा कहता है कि सेकेंडरी सेक्टर की गतिविधियों के अंतर्गत जो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं इनका विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तन किया जाता है, तो इसके दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला है टर्सरी सेक्टर की आर्थिक गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है, पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि टर्सरी सेक्टर को सेवा सेक्टर भी कहते हैं, तो इसके दोनों कथन सही है।
निम्नलिखित में से सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी की सही परिभाषा बताना है। तो जीडीपी में क्या होता है कि किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। एक देश की आय क्या है? तो उस देश के सामान्य निवासियों की आय ही एक देश की आय होती है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण और वर्ष 2019 में उनके प्रति व्यक्ति आय को सही से सुमेलित करना है। उच्च आय वाले देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ये थी $49,300 और मध्यम आय वाले देशों की थी $6,700 तथा निम्न आय वाले देश की थी $2,500। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021-22 के अंतिम में चालू कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये हो जाएगी 15,007। नेक्स्ट है भौतिक पूंजी के अंतर्गत कितनी मदें शामिल की जाती हैं? तो इसमें 2 मदें शामिल होती हैं, स्थायी पूंजी और क्रियाशील पूंजी। नेक्स्ट है वैश्वीकरण को परिभाषित किया गया है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी व्यापार के रूप में और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण के रूप में। तो इसके दोनों कथन सही होंगे। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएं कौन होती है? तो ये होती हैं अंतिम वस्तुएं। भारत में किस दशक से व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ है? तो ये हुआ है 1960 के दशक से। धान की खेती के लिए उपयुक्त भूमि है? तो ये सिंचित भूमि है। वर्तमान में भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? तो ये है 27। नेक्स्ट है बाजार किसे कहते हैं? तो ऐसा क्षेत्र जहां क्रेता विक्रेता वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में आते हैं वही बाजार कहलाता है। नेक्स्ट है मोहल्ला दुकानों की विशेषता क्या है? तो ये दुकानें अक्सर पक्की व अस्थायी होती हैं, मोहल्ला दुकानों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य मतलब कि SDG 12 किसके संदर्भित करता है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उपभोग और उत्पादन के संवहनीय स्वरूप सुनिश्चित करना, SDG 14 SDG 12। तो SDG मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 है। इनका मैंने एक छोटा सा वीडियो करा रखा है, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। पूरे 17 गोल है लेकिन बहुत ही छोटी वीडियो और बहुत महत्वपूर्ण है। कपास के पौधे में लगने वाला फल जिसमें रुई भरी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम डोडे के नाम से जानते हैं। वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जिनिंग मिल कहा जाता है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? तो इसमें 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी क्रियाएं। अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये हुई है लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है प्राथमिक क्रियाओं का तात्पर्य है, तो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से। तो प्राकृतिक क्रियाएं कौन सी हैं? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण आते हैं। मत्स्य कृषि और संग्रहण ये उदाहरण है, ये सभी प्राइमरी सेक्टर के उदाहरण हैं। राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन क्या होता है? तो ये होता है राष्ट्र के लोग। मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो स्वस्थ शिक्षित और प्रशिक्षित व कुशल लोग ही मानव संसाधन कहलाते हैं। कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यों के उत्पादों के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है द्वितीय क्रियाकलाप। निम्न में से किस आधार पर उद्योग का वर्गीकरण नहीं किया जाता है? तो ये लागत के आधार पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला है भौतिक पूंजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि भौतिक पूंजी से आशय उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित आगत से है। करेक्ट है ये। भौतिक पूंजी के अंतर्गत 2 तरह की मदें शामिल की जाती है, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि औजार मशीन और भवन ये सभी अस्थायी पूंजी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि कच्चा माल और नगद मुद्रा कार्यशील ये सभी भौतिक पूंजी के उदाहरण हैं, तो इसके सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगी हेक्टेयर। तीसरा है बहुविधि फसल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना बहुविधि फसल प्रणाली है, ये तो करेक्ट है। तीसरा कहता है कि जो बहुविधि फसल प्रणाली है यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है, तो इसके दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? तो ये होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस गिरावट व्यय से। तो यदि हम बात करें GNP की मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, तो ये बराबर होगा किसके? NNP प्लस मूल्य ह्रास मतलब कि डेप्रिसिएशन। आर्थिक क्रियाकलापों को कितने क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है 3 क्षेत्रों में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कृषि, खनन व उत्खनन ये सभी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, करेक्ट है। व्यापार, बीमा, बैंकिंग और पर्यटन ये सभी टर्सरी के अंतर्गत आएंगे, ना कि सेकेंडरी, तो इसका दूसरा सही नहीं है। और संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये टर्सरी के अंतर्गत आते हैं, तथा निर्माण, रेल का इंजन, विनिर्माण ये सभी सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निर्धनता का सूचक क्या नहीं है? तो निरक्षरता का स्तर, सुरक्षित पेयजल की कमी, कुपोषण ये सभी निर्धनता के सूचक हैं, लेकिन स्वस्थ स्वादिष्ट भोजन का अभाव ये निर्धनता का सूचक नहीं है। मतलब कि एक व्यक्ति निरक्षर है, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, कुपोषण का शिकार है, तो ये सभी उसके निर्धनता के सूचक हैं। लेकिन अगर यदि उसे स्वादिष्ट भोजन नहीं मिल पा रहा, भोजन तो मिल पा रहा है ना, तो भोजन का अभाव होता तो निर्धनता के अंतर्गत आता, लेकिन स्वादिष्ट भोजन ये निर्धनता का सूचक नहीं है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि कौन सी है? तो जाएगा आय या उपभोग का स्तर। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता होती है, तो ये होती है 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और शहरी क्षेत्रों के लिए कितनी है? 2100 कैलोरी। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ था? तो तब था कि आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को 1945 में। कब संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन मतलब कि फाओ का स्थापना की जाती है, तभी से विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। पीडीएस का पूर्ण रूप बताना, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली में होता है? तो ये होता है वस्तु से वस्तु के विनिमय प्रणाली में। रुपए को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है? तो रुपए को विनिमय के माध्यम से स्वीकार किया जाता है इसलिए क्योंकि जो देश की सरकार होती है वह इसे प्राधिकृत करती है, और जो भारत में आरबीआई है या सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान टर्सरी सेक्टर में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, करेक्ट है। भारत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत मिलता है, दूसरा भी सही है, रोजगार प्राइमरी में है लेकिन जीडीपी में योगदान टर्सरी का है। और भारत के सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि हुई है उतनी रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है, तो इसके तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, कथन कहता है कि अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं क्योंकि यह उन लोगों को की बेरोजगारी होती है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, तो इसका कथन सही है। निष्कर्ष कहता है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है, तो इसका कथन भी सही है, उसका निष्कर्ष भी सही है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं इसके प्रभावों को समझने में महत्वपूर्ण धारणा है, तो इसमें उत्पादन का एकीकरण तथा बाजार का एकीकरण ये दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित कारकों पर बल दिया गया है, तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति पर, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण पर, डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव पर, तो इसको जाएंगे सभी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो एक देश से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश को अपनाया था? तो ये अपनाया था 1985 में। भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1986 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। भारत में खेतिहर मजदूरों का अनुपात कितना है? तो प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में लगभग 2 परिवार। स्वरोजगार क्या है? तो ठेले पर सब्जी बेचना ये एक तरह का स्वरोजगार है। तो मतलब स्वरोजगार क्या होता है कि स्वयं अपने लिए रोजगार का सृजन करना। जो ठेले पर सब्जी बेचते हैं वो स्वयं अपने लिए रोजगार का सृजन करते हैं, ना कि दूसरों को नौकरी। निम्नलिखित में बाजार का प्रकार है, तो हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट तथा बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल, तो इसमें हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट है, मोहल्ला दुकानों का लाभ नहीं है, तो इसमें आवश्यकता पड़ने पर सामान उधार नहीं मिलता, तो इसका ये लाभ नहीं है, इसके अंतर्गत लाभ के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर मोहल्ला दुकानों में उधार भी मिल जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में खरीदने और बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है थोक व्यापार। तमिलनाडु का इरोड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कपड़ा बाजार के लिए। वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है क्या कहलाता है? तो वह निर्यातक कहलाता है। वे क्रियाएं जो प्राथमिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो सेकेंडरी क्रियाएं कहलाती हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक क्षेत्र की क्रिया कौन सी नहीं है? तो इसमें
इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी को पकाना, कपड़ा निर्माण, ये सभी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मछली पकड़ना ये प्राइमरी क्रियाएं हैं, ना कि सेकेंडरी। वे क्रियाएं जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को अपना सहयोग प्रदान करती हैं तो वो कहलाती हैं तृतीय क्रियाएं। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया नहीं है? तो इसमें बस ये तृतीय क्रिया नहीं है। यातायात, व्यापार और बैंकिंग ये सभी टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और बस क्या है? बस एक वस्तु है जो कि मानव के द्वारा बनाई गई है, इसलिए ये सेकेंडरी के अंतर्गत आती है। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप का सही व्याख्या क्या है? तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार के लोग फैले हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। किस भौगोलिक क्षेत्र में सघन बसाव है? तो इसमें जाएगा विषुवत वृत्त के उत्तर में। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा पेट्रोलियम गैस। वे उद्योग जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। अब हम लोग थर्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला है कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला कहता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में के अंत में हुई थी, करेक्ट है ये। दूसरा कहता है कि हरित क्रांति के समय अधिक उपज देने वाली HYV किस्म की बीजों का प्रयोग किया गया था, तो इसके दोनों कथन सही हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वो है MS स्वामीनाथन, तथा वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है? वो है नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के परिणामों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि मिट्टी की उर्वरता कम हुई है इससे, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि भौम जल स्तर में कमी हुई, तो इसके तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में अधिक था? तो ये था पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी यूपी में, ना कि पूर्वी यूपी में। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की क्या निर्धारित करती है? तो ये निर्धारित करती है समृद्धि दर। नेक्स्ट है जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो ये साक्षरता दर पर, जीवन प्रत्याशा तथा कौशल निर्माण, इन सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है, क्यों? क्योंकि इसने नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए, करेक्ट है ये। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहती है कि यह प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है, तो इसका तीसरा भी सही है। और शिक्षा एक अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन प्राप्त होते हैं शिक्षा से, तो इसके सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है निर्धनता रेखा का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लगाया जाता है। नीति आयोग पहले ही योजना आयोग था, लेकिन 2015 में इसे चेंज करके नीति आयोग किया गया। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो ये किया गया था 1968 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब होती है? तो ये होती है दिसंबर 2000 में। मांग जमा क्या है? तो बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकालना ही मांग जमा है। नेक्स्ट है ऋण जाल को परिभाषित करता है कौन? तो ऋण जाल क्या था? ऋण जाल क्या है? ऐसी स्थिति जहां से कर्जदार को बाहर निकालना कष्टदायक होता है। बैंक जमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कॉमर्शियल बैंक अपनी बैंक जमा का 15% नकद रूप में रखते हैं, करेक्ट है ये। बैंक जमा को लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग करते हैं, करेक्ट है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, तो इसके तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है अल्प बेरोजगारी कब होती है? जब अपनी क्षमता से लोग कम काम कर रहे होते हैं, तो इसके तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या 5 से 29 वर्ग की आयु की है? तो यह है 60% जनसंख्या। नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये किया गया था जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है उचित प्रकार से पोषण की माप वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो हो जाएगा BMI, मतलब कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक। नेक्स्ट है निवेश क्या है? तो भूमि भवन मशीन व अन्य उपकरणों की खरीद पर व्यय, ये कहलाता है इन्वेस्टमेंट, मतलब कि निवेश। नेक्स्ट है एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स है, तो यह एक क्या है? यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दिए गए कथन व कारण को पढ़े और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन कहता है कि विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कारण यह है कि उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देश के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते, तो इसके कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है MRP का फुल फॉर्म बताना है, तो MRP स्टैंड फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस।
भारत में आरटीआई मतलब कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2005 में। उपभोक्ताओं के को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध कैसा अधिकार प्राप्त है? तो उन्हें प्राप्त है सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है कैटामैराइन क्या है? तो यह मछुआरों की खास तरह की एक छोटी नाव होती है। नेक्स्ट है देश के शहरी इलाकों में फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वाले लोगों की संख्या है लगभग कितनी? तो ये है 1 करोड़। साप्ताहिक बाजार के विषय में क्या सही है? तो यह सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगता है साप्ताहिक बाजार। नेक्स्ट है शहरों के कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बाजार श्रृंखला क्या है? तो उत्पादन से उपभोग तक की कड़ी ही बाजार श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट है दादन व्यवस्था मतलब कि पुटिंग आउट सिस्टम क्या है? तो यह बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना दादन व्यवस्था कहलाती है। जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद शेष बची राशि को क्या कहा जाता है? तो उसे हम मुनाफा बेनिफिट कहते हैं। कृषि क्या है? तो कृषि एक प्राइमरी क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी मद कृषि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें जो कालीन बनाना है ये कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, ये टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। विश्व में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आंकड़ों के अनुपात के अनुसार भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात यह है 2/3। विश्व के 3/4 लोग केवल 2 महाद्वीपों में रहते हैं। निम्न में से कौन से महाद्वीप हैं? तो वो है एशिया तथा अफ्रीका। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। तो 10 देश में कौन कौन से आएंगे? उसमें आएगा इंडिया, यूएसए, नाइजीरिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान भी आता है इसमें, बांग्लादेश भी आता है और नाइजीरिया, रसिया, जापान भी आता है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग समुद्र आधारित उद्योग है? तो इसमें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा मत्स्य तेल उद्योग, ये दोनों ही समुद्र आधारित उद्योग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन आधारित है? नहीं है वन आधारित, तो ये हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है भारत में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है पंजाब में। खरीफ ऋतु मतलब ये खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो हो जाएगा जून से लेके अक्टूबर तक। तो भारत में 3 ऋतुएं हैं, कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। HYV से क्या तात्पर्य है? तो हो जाएगा उच्च उत्पादन करने वाले बीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज। शिक्षा को समावेशी बनाने में कौन एक सहायक नहीं है? तो प्राथमिक शिक्षा की सार्वजनिक पहुंच, ये तो है। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल, ये भी है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना, ये भी है। लेकिन गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि होगी तो शिक्षा को समावेशी नहीं बना सकते हैं, तो इसका ऑप्शन 4 नहीं है। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना में कितने करोड़ था? तो ये था 151 करोड़। विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन 2017 की PPP के आधार पर निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। यह मानक कितना है? तो ये है $2.5 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात कितना रहा है? तो ये रहा है 22%। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। तो अन्नपूर्णा योजना कब आती है? ये आती है 2000 में। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये लाई जाती है 1992 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली ये लाई जाती है 2013 में तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये 1978 में। FSI मतलब कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब होती है? तो ये होती है जनवरी 1965 में। नेक्स्ट है कथन दिया है कि सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। पहला करेक्ट है। निष्कर्ष कहता है कि सहायकी से मतलब कि सब्सिडी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। तो इसके कथन और निष्कर्ष दोनों करेक्ट हैं। कृषक सहकारी समिति का कार्य क्या है? यह कृषि उपकरण खरीदने, खेती और व्यापार करने तथा मछली पकड़ने, घर बनाने व ऋण मुहैया कराने से संबंधित है। तो इसमें हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है जुलाई 2021 में। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें पहला है औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत बैंक व सहकारी समितियां आती हैं, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में उधारदाता, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार व मालिक व दोस्त आते हैं। तो इसके दोनों कथन सही हैं। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में।
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब नरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2005 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम किस वर्ष परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन सा आयाम नहीं है? तो इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता तथा जीवन प्रत्याशा आती है, स्वच्छ पेयजल नहीं आता। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर तथा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। तो इसको हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सामान्यतः व्यापार का कौन सा परिणाम नहीं है? तो वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है, ये तो है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प भी बढ़ जाते हैं, ये भी है। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि व्यापार बढ़ने से वस्तुओं की लागत कम हो जाती है, तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण क्या है? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध तथा विभिन्न देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, तो ये हो जाएंगे बोथ। देश को जोड़ने के वैश्वीकरण के परिणाम होंगे तो उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। नेक्स्ट है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा एक उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो उसे चयन का अधिकार है, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कोपरा के संबंध में कौन सा सत्य है? पहला कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत का गठन किया गया है, पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, जिला, राज्य एवं मतलब त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई है, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के आदेश के विरुद्ध अन्यत्र कहीं अपील नहीं की जा सकती है, तो इसका तीसरा गलत है। चौथा कहता है कि इस अधिनियम में उपभोक्ता को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है, तो इसका चौथा भी गलत है, इसका सही है 1 और 2। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो एक उत्पाद के घटकों का विवरण ये आएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत एग मार्क की बात करें तो यह अनाज और खाद्य तेल से संबंधित है, और यदि बात करें उपभोक्ता इंटरनेशनल की तो इसके अंतर्गत उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आएंगी, और भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सेवा नहीं है? तो ये बस सेवा नहीं है, ये आएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। नगरों में बाजार के बंद रहने का दिन कौन तय करता है? तो ये करता है नगर निगम। निम्नलिखित में साप्ताहिक बाजार की विशेषता नहीं है, तो इसमें व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर समेट लेते हैं, पहला भी नहीं है। दूसरा कहता है अगले दिन में अपनी दुकान किसी और जगह लगाते हैं, तो इसके दोनों सही होंगे क्योंकि ये दोनों ही साप्ताहिक बाजार की विशेषताएं नहीं है। नेक्स्ट है बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, उनको क्या कहा जाता है? इन्हें हम शॉपिंग मॉल कहते हैं। नेक्स्ट है बुनकर व्यापारी पर किस तरह से निर्भर कर रहते हैं? तो व्यापारी बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते हैं, बुनकर तैयार किए हुए कपड़ों को व्यापारियों के पास लेके जाते हैं, और व्यापारी बुनकरों को उनके श्रम का भुगतान करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से लगाइए। तो इसमें सबसे पहले आएगा कि बुनकर कपड़ा तैयार करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि वस्त्र निर्यातक जो कमीजें बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं, तो इसमें आएगा पहले ये, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा जो वस्त्र निर्यातक हैं ये अमेरिका के व्यवसाय को कमीजें बेचेंगे, एंड सबसे लास्ट में आएगा जो ग्राहक है सुपरमार्केट में कमीजों को खरीदेंगे। नेक्स्ट है कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? तो इसमें अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, मृदा और जलवायु, ये तीनों तो है लेकिन जैविक खाद्य नहीं है। नेक्स्ट रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो ये संबंधित है सेरीकल्चर से। नेक्स्ट है पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मत्स्य पालन से। नेक्स्ट है विटीकल्चर, ये संबंधित है द्राक्षा कृषि से, मतलब कि अंगूर की खेती से। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है? तो ये हो जाएगा 382। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व की सही व्याख्या क्या है? तो एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्योग के आकार से संबंधित नहीं है? तो वस्तु की कीमत जो है ये उद्योग के आकार से संबंधित नहीं है। निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या तथा उत्पादन की मात्रा, ये तीनों ही संबंधित हैं, पहला सही संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कुटीर उद्योग से संबंधित नहीं है? तो इसमें रेशम की बुनाई ये कुटीर उद्योग से संबंधित नहीं है। टोकरी, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं ये कुटीर उद्योग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है बड़े पैमाने के उद्योग की क्या विशेषताएं हैं? तो इसमें होता है कि पूंजी का निवेश अधिक मात्रा में होता है, करेक्ट है, और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, तो इसके दोनों कथन सही है।
अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला है गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो ये सभी रबी की फसलें हैं। भारत में अधिकांश छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा किससे उधार लेते हैं। तो ये लेते हैं साहूकारों से। तो ये आएगा अनौपचारिक ऋण के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन उद्योग की उपस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इसमें आवास, ये उद्योग की उपस्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। कच्चा माल, पूंजी तथा विद्युत, ये सभी उद्योग की उपस्थिति को प्रभावित करते हैं। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या थी। ये थी 73%। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कहते हैं कि साक्षरता प्रत्येक नागरिक को न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य तत्व है। तो इसका कथन बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि जनसंख्या के विभिन्न भागों व महिला पुरुष की साक्षरता में व्यापक अंतर नहीं पाया जाता। तो महिला पुरुष की साक्षरता में अंतर पाया जाता है, इसलिए कारण गलत है, कथन सही है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो जाएगा एमपी, यूपी, बिहार तथा उड़ीसा। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों के तहत वर्ष मतलब कब तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। तो यह है 2030 तक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्धनता हेड काउंट अनुपात सबसे ज्यादा है। तो यह है नाइजीरिया में। अंत्योदय योजना द्वारा पात्र परिवारों को अनाज की मात्रा 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार किस वर्ष की गई है। तो ये की गई है 2002 में। बफर स्टॉक क्या है। तो एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार ही है बफर स्टॉक। एफसीआई मतलब कि भारतीय खाद्य निगम। प्रायोगिक तौर पर एकीकृत बाल विकास सेवाएं कब शुरू की गई थी। तो ये की गई थी 1975 में। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो ये है 43। निम्न में से कौन सा आयोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से नहीं जुड़ा था। तो इसमें आबिद हुसैन समिति, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से नहीं संबंधित है। इसका संबंध था छोटे व मध्यम उद्यम के वित्तीयन से। स्वयं सहायता समूह में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। तो ये होते हैं 20 सदस्य। कितने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में मनरेगा के लिए कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो ये किया गया है 60,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है संगठित क्षेत्र के संबंध में सही बताना है। इस क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित रहती है। करेक्ट है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। तो इसके दोनों कथन सही हैं। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला कहता है कि असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां शामिल होती हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। करेक्ट है। यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता तथा श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। यह भी सही है। असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम और विनियम नहीं है। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। भूमिगत जल उदाहरण है। तो ये नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। गैर नवीकरणीय साधन क्या है। तो जो कुछ वर्ष के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। एचडीआई के लिए विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है अमेरिकी डॉलर में। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो यह है उन्नत प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उदाहरण नहीं है। तो इसमें स्पीड पोस्ट नहीं है। टेलीग्राम, टेलीफोन या मोबाइल फोन, फैक्स, ये सभी हैं मगर स्पीड पोस्ट नहीं है। व्यापार अवरोधक का उदाहरण कौन सा है। तो ये आयात पर कर लगाना। एकमार्क हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। फिक्की भारतीय खाद्य वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना कब होती है। तो ये होती है 1927 में। इडली, डोसा व उपमा निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्य भोजन है। तो यह है तमिलनाडु का। नगरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है नगर निगम के द्वारा। साप्ताहिक बाजारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इन बाजारों में लोग रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं। ये तो करेक्ट है। यहाँ बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ये भी सही है। साप्ताहिक बाजार में बेची जाने वाली चीजों को अक्सर घरों में ही जमा करके रखते हैं। तीसरा भी सही है। इन बाजारों में दुकानदार को किराया, बिजली का बिल व सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। तो ये सब नहीं देना पड़ता है साप्ताहिक बाजारों में। तो इसका डी गलत है। वे सामान जिन्हें कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे के साथ महंगे दामों पर बेचती उन्हें कहा जाता है। इन्हें ब्रांडेड आइटम कहा जाता है। दादन व्यवस्था मतलब कि पुटिंग आउट सिस्टम के दोष क्या हैं। तो इस व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं और बुनकरों की व्यापारी पर
व्यापारियों पर निर्भरता भी बढ़ जाती है, साथ ही बुनकरों का शोषण भी होता है। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु रोजमर्रा की जरूरत की वस्तु नहीं है? तो इसमें दूध, कागज और चीनी तो है, लेकिन दवाइयाँ रोजमर्रा की जरूरत की नहीं है। उद्यान कृषि का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये संबंधित है हॉर्टिकल्चर से। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि तंत्र का महत्वपूर्ण निवेश नहीं है? तो इसमें बीमा नहीं है, इसके अंतर्गत बीज, उर्वरक तथा मशीनरी आएगा। निम्नलिखित में से कृषि तंत्र की संक्रिया नहीं है? तो इसमें कताई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कृषि तंत्र के निर्गतों में शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा रेशम नहीं शामिल है। कृषि तंत्र के अंतर्गत मानवीय निवेशों में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें टेम्परेचर शामिल नहीं है, भंडारण, रसायन तथा मशीनरी आदि शामिल है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है 51। एशिया के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो यह है दक्षिण मध्य एशिया में। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 श्रेणियों में। कौन कौन से? निजी और सार्वजनिक तथा संयुक्त और सहकारी क्षेत्र की। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम संयुक्त क्षेत्र का उद्यम है? तो इसमें हो जाएगा मारुति उद्योग लिमिटेड, ये संयुक्त क्षेत्र का उद्यम है।